Hello students, welcome to my channel School Online 24/7. I am Sandhya Tripathi and today I am going to teach you first poem from Honeydew and it is for class 8th and the poem name is The Ant and the Cricket. It is a very awesome poem and it was written by Aesop. Aesop, Aesop. Aesop is a ग्रीक पोएट और ग्रीक राइटर. ये एक आपके ग्रीक पोएट और ग्रीक राइटर थे जिन्होंने ये पोयम लिखी, ये फेबल लिखी. पर ये पोयम नहीं, एक फेबल है अगर इसे सही बात में कहें तो. फेबल एक ऐसी स्टोरी होती है, इट्स अ टाइप ऑफ अ स्टोरी विच डील्स द कैरेक्टर एज कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. ये ऐसी स्टोरी होती है फेबल जो कि बताती है हमें, एक जैसे प्ले में आप लोग देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ कैरेक्टर्स, बट इन दिस टाइप ऑफ स्टोरीज एनिमल्स और इंसेक्ट एक्टेड एज अ कैरेक्टर. वो एक्ट करते हैं जैसे कि कोई कैरेक्टर हो और वो कन्वे करते हैं अपनी फेबल के थ्रू कोई ना कोई मॉरल, कोई ना कोई मैसेज जो कि इंसानों के लिए होता है. इन दिस पोएम An ant and cricket contains an idea and a significance. इसमें भी पोयम और आंट दोनों ने ही एक आइडिया कंटेन किया हुआ है, एक विचार दिया है हमें और जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव अ शॉर्ट ब्रीफ समरी अबाउट द पोयम. इन दिस पोयम we will find two insects as our characters. First is ant and second is cricket. Ant is a very hard working and very miser in nature, but cricket is silly and he does not care about the future and kept enjoying the summer season rather than collecting food. But ant is very wise. Instead of wasting time, it collected food for itself and makes shelter also. ये आंट बहुत बुद्धिमान थी और जबकि ये क्रिकेट जो था वो बहुत ही फुलिश था, जो कि अपना टाइम सिर्फ एंजॉयमेंट में बिता देता है. अब चलिए देखते हैं कैसे क्या किया उस टिड्डे ने यानी उस ग्रॉसोफर ने और कैसे अपना टाइम वेस्ट किया इस पोयम के मीडियम से. मैं आपको पोयम पढ़ती रहूंगी, बताती रहूंगी और पोयम के साथ ही साथ जैसे जैसे स्टेंजास चलेंगे आपको जो भी पोयम में स्टेंजा में आपके राइम स्कीम्स होंगी और सम लिटरेरी डिवाइसेस आल्सो. इफ योर स्टेंजा कंटेन्स आई विल एक्सप्लेन इट आल्सो. मैं उसे भी आपको बताऊंगी. चलिए देखते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ द पोयम. अ सिली यंग cricket, accustomed to sing through the warm, sunny month of gay summer and spring, began to complain when we found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not yet a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me. In this poem, we found a silly means foolish, and a cricket who have no mind. मीन्स ऐसा क्रिकेट है जिसके दिमाग बिल्कुल नहीं, who has no mind, उसके पास दिमाग नहीं है. और he has a accustomed means होता है हैबिचुअल होना या used to होना, यानी किसी चीज का आदी हो जाना. उसे आदत हो गई थी to sing means गाना गाने की. through the worms and he sang song in summer season and spring season. Those seasons were that season. In these seasons he had a time to collect his food and make a shelter for him for the winter. ये वो समय था जब उसे मिला था समय
क्या करने के लिए, अपने लिए भोजन इकट्ठा करने का और अपने लिए घर बनाने का। बट वो क्या कर रहा था, वो पूरी गर्मी में, गर्मी के मौसम में जब सूरज सर पे था, उस गे इज रिप्रेजेंटेड देयर, मीन्स समर एंड स्प्रिंग सीजन इज वेरी rejoiceful and these seasons are full of life. So gaze represent there the life of rejoices, full of rejoices. तो यहाँ पे आपका गे बताता है कि जीवन जो है वो आनंद से भरा हुआ है, बट किन सीजन में, समर और स्प्रिंग सीजन में। तो उसका आनंद लेने के लिए, उसकी एंजॉय को वो और ज्यादा यूज करता है अपने, सिर्फ अपने अपने टाइम को बिताने के लिए। कौन? वो झिंगुर। वो क्या करता है, जब वो पूरे टाइम गाना गाता है, पर जब वो देखता है बिगिन टू कंप्लेन, और वो शुरू कर देता है कंप्लेन करना, शिकायत करना, व्हेन ही फाउंड, जब उसे मिलता है, व्हेन ही गेट दैट हिज अलमीरा वाज एम्प्टी, हिज फूड वाज फिनिश्ड, जब वो देखता है कि उसकी अलमीरा जो खाने के लिए वो जहाँ पे स्टोर करता है वो खाली हो चुकी है और उसका खाना खत्म हो चुका है। एंड नाउ द विंटर वॉज कम, और उस समय विंटर जो थी वो आ चुकी थी। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, उसकी अलमीरा में, क्रम मीन्स होता है अ पीस ऑफ फूड, मीन्स खाने का टुकड़ा भी नहीं था उसके पास, मतलब बिल्कुल अलमीरा उसकी खाली हो चुकी थी। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, and the ground was covered by the snow, and the snow was so thick even a flower could not see by the cricket, and he could not see a leaf of on the tree, वो पेड़ों पर ना ही उसे कोई फूल दिखाई दे रहा था और न ही वो देख सकता था पेड़ों पर किसी पत्तियों को। Oh, what will become, says the cricket of me, and then the cricket mourn, lament that what will become of me, क्या होगा मेरा अब ठंड में, ना मेरे पास रहने के लिए घर है और ना ही मेरे पास खाने के लिए खाना यानी भोजन। तो ये सोचकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। तो चलिए, ये था आपका फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल राइम स्कीम बता दूं इस पैराग्राफ की। तो राइम स्कीम होगी सिंग ए, स्प्रिंग ए, होम बी, कम बी, फाउंड सी, ग्राउंड सी, सी डी, ट्री डी, मी डी। अगर आप देखेंगे तो लास्ट के ये वर्ड्स आपस में जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो एक ही जैसा उच्चारण देते हैं यानी प्रोनाउंसिएशन देते हैं, इसीलिए इनकी ये राइम स्कीम है। मीन्स इस स्टैंजा की ही नहीं, पूरी पोएम की ही यही राइम स्कीम है। ए बी बी, सी सी, डी डी डी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। अब यहाँ पर जब क्रिकेट के पास कुछ नहीं बचता है तो वो क्या करता है। एट द लास्ट बाय द स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, all the dripping with wet and all trembling with cold. Away he set off to miserly aunt to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he had repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. अब देखते हैं आगे क्या होता है। एट लास्ट बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन मीन्स होता है भूखमरी, यानी अब नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वो टिड्डा यानी वो झिंगुर जिसके पास खाने के लिए अब खाना नहीं होता है, ही हैड नो फूड फॉर ईट, तो वो क्या करता है, ही एंड फेमाइन, फेमाइन मीन्स होता है लैक ऑफ फूड, मीन्स हर जगह स्नो थी, स्नो वॉज कवर्ड द लीव्स, द ट्रीज एंड एवरीथिंग, सो देयर वॉज लैक ऑफ फूड, वहां पे खाने का बहुत अभाव हो गया था, यानी कुछ भी खाने के लिए नहीं था। ऑल द ड्रिपिंग, ड्रिपिंग मीन्स होता है कंप्लीटली वेट, मीन्स पूरी तरीके से वो गीला हो चुका था, मीन्स हर जगह ठंड थी तो वो पूरी तरीके से गीला हो चुका था। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग, एंड इतनी ज्यादा ठंड थी कि ही वॉज शिवर फ्रॉम द कोल्ड, वो ही नहीं बाकी सारी चीजें भी ठंड से हिल रही थी, वो झिंगुर बुझा वो भी ठंड से कांप रहा था।
अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली आंट, और इसके बाद वो जाता है उस माइजरली मीन्स होता है अ पर्सन हु हेट्स टू स्पेंड मनी, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा क्रीचर जो कि खर्च करने से यानी पैसे को या किसी भी चीज को खर्च करने से नाराज होता है। तो यानी कंजूस आप बोलते हैं हिंदी में से कि कंजूस आंट के पास जाता है टू सी, ये देखने के लिए, टू कीप हिम अलाइव, कि वो अब उसे जीवित रख सकती है। ही वुड ग्रांट, वो ग्रांट मतलब होता है गिव परमिशन टू, ही वांटेड टू टुक परमिशन टू द आंट टू लिव हिम with the shelter and with the food which was given by the aunt। वो सोच रहा था कि वो आंट उसे देगी वो फूड, वो खाना जो कि जिसे वो अपने आप को जीवित रख पाएगा। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, वो उसे शेल्टर देगी यानी घर देगी इस बारिश के मौसम में। एंड माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और पेट भरने के लिए भोजन देगी। ग्रेन मीन्स होता है क्रॉप्स यानी खाना। ही विस्ड ओनली टू बोरो, उसकी इच्छा थी कि वो उसे उधार दे। उधार यानी कुछ दिन के लिए वो उससे सामान लेना चाहता था, बट वो उसके मन में इच्छा थी कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ डे, ही हैड रिपे इट, वो उसे सारी चीजें वापस लौटा देगा। ही हैड रिपे इट टुमारो, और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि वो डेफिनेटली उन सारी चीजों को वापस लौटा देगा जो कि आंट उसे देगी। If not, he must die of starvation and sorrow. And if aunt will not help him, he will definitely die with starvation and grief। वो निश्चित रूप से starvation means होता है भूखमरी यानी hunger with die with hunger, वो मर जाएगा भूखमरी से। एंड sorrow means होता है grief, और उदासी या दुख से। तो इसीलिए वो आंट से हेल्प मांगता है। तो चलिए अब इसका भी जल्दी से राइम स्कीम देख लेते हैं। इसकी भी राइम स्कीम सेम है। बोल्ड ए, कोल्ड ए, आंट बी, ग्रांट बी, रेन सी, ग्रेन सी, बोरो डी, टुमारो डी, sorrow is also D। So rhyme scheme of this stanza is A, B, B, C, D, D and D। Now I am going to detail the next paragraph। next paragraph मैं explain करने जा रही हूँ, चलिए अब इसे देखते हैं। Says the aunt to the cricket, I am your servant and your friend, but we aunts never borrow and we aunts never lend। But tell me, dear cricket, did you lend nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I। My heart was so light that I sang the day and night, for all nature looked gay। You sang, sir, you say, go then, says the aunt, and dance with the winter away। फिर देखिए अब आगे आंट ने क्या रिप्लाई किया। जब क्रिकेट ने अपनी बात रखी आंट के सामने, तो आंट ने कहा, से द आंट ने कहा द क्रिकेट उस झिंगुर से, आई एम योर सर्वेंट, मैं आपकी एक तरीके से सर्वेंट भी हूँ, और एक तरीके से आप मुझे समझे तो मैं आपकी फ्रेंड भी हूँ। You considers me as a servant and as a friend, the aunt replied to the cricket। But we aunt never borrow, but the aunt has a particular habit, he never borrow and never lend। उन आंट्स की एक पर्टिकुलर हैबिट्स होती है कि वो कभी भी नहीं, बरो मीन्स होता है उधार लेती हैं और ना ही किसी का उधार रखती हैं। तो ये बात उन आंट्स ने उन्हें बताई। ये जो है वी आंट्स नेवर बोरो एंड नेवर लैंड जो है, ये एक बहुत ही फेमस लाइन है शेक्सपियर की पोयम मर्सी की। तो चलिए आगे देख लेते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, बट टेल मी वन थिंग डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म। आखिर आपने क्यों नहीं किया, कोई काम क्यों नहीं किया जब वेदर गर्म था और हम भोजन को इकट्ठा करने में लगे थे। यानी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम उस गर्मी के सीजन में और स्प्रिंग के सीजन में अपने लिए खाने को इकट्ठा करें, अपने लिए फूड को स्टोर करें। तो आप क्या कर रहे थे। क्वेथ द
क्रिकेट, तब क्रिकेट ने कहा, क्वेथ मीन्स होता है सेड, सेड मीन्स कहना, रिप्लाई किया उसने, नॉट आई, मैंने कुछ नहीं किया, वाई ही डिड नॉट डू एनी नथिंग, कोई भी काम उसने क्यों नहीं किया, बिकॉज ही सेड टू द आंट हिज हार्ट वॉज सो लाइट, उसका जो हृदय है बहुत ही हल्का है, उसने कहा मेरा हृदय बहुत ही हल्का है, यानी बहुत ही आनंद में रहने वाला जीव हूं मैं, बहुत ही डिलाइटफुल क्रीचर हूं मैं, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, दिस दैट टाइम आई वॉज सिंगिंग डे एंड नाइट बिकॉज द नेचर वॉज लुक्ड गे, क्योंकि नेचर जो था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही जो है था रिजॉइजेबल था, बहुत ही डिलाइटफुल था, तो इसलिए मैं पूरा दिन गाता रहा। यू सैंग सर, यू से, देन आंट रिप्लाइड टू द क्रिकेट, सर आपने कहा कि जब मौसम अच्छा था और आप गाना गा रहे थे, तो ठीक है, एंड डांस द विंटर अवे, आपने पूरा जो गर्मी था, जो स्प्रिंग सीजन थी, जो समर सीजन था, उसको गा कर बिताया, सो प्लीज आप यहाँ से जाइए, और जिस तरीके से आपने पूरा समर और स्प्रिंग सीजन गा के बिताया है, ठीक वैसे ही ये विंटर सीजन, विंटर को आप बिताइए डांस करके। इस तरीके से उन आंट्स ने उस क्रिकेट को बताया। चलिए अब इस स्टैंजा की राइम स्कीम देख लेते हैं। फ्रेंड ए, लैंड ए, क्रिकेट, सॉरी क्रिकेट नहीं, बाय, बी आई बी, लाइट सी, नाइट सी, गे डी से डी, and away is also D. So rhyme scheme of this stanza is A A, B B, C C and D. It is the last rhyming stanza of this poem. ये आखिरी stanza था जो rhyme scheme को follow कर रहा था। चलिए अब इसके बाद जो poem को खत्म करने वाला stanza उसको पढ़ते हैं। Thus ending he hastily lifted the wicket and out of the door टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। उसके बाद इस प्रकार से इस पोयम की समाप्ति हुई और इस स्टोरी की कहानी खत्म हुई। वो उन आंट्स ने हेस्टली मीन्स होता है हरीडली, जल्दी से उन्हें लिफ्ट किया यानी उठा लिया उस विकेट यानी उस दुष्ट झिंगुर को, एंड आउट ऑफ द डोर एंड थ्रो हिम आउट ऑफ द डोर, और उसे उठाकर फेंक दिया दरवाजे के बाहर। द पुअर लिटिल क्रिकेट, उस बेचारे छोटे क्रिकेट यानी झिंगुर को। फ्लोक्स कॉल्ड दिस अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। देखिए यानी जब उस क्रिकेट को बाहर फेंक दिया गया तो जो फ्लॉक्स यानी फ्लॉक्स कहते हैं अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोगों के समूह को। वैसे फ्लॉक जानवरों के समूह को कहते हैं, बट यहाँ पे फ्लॉक जो है लोगों की बात बता रहे हैं। जो लोगों के समूह ऐसे हैं जिन्होंने इस फेबल यानी इस कहानी, इस छोटी सी मॉरल यानी नैतिकता देने वाली पोयम को बताया। आई विल वॉरेंट इट ट्रू, आई यहाँ पे आपके पोएट को इंडिकेट करता है, आपका पोएट कह रहा है मैं भी इस बात का गवाह हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कुछ ऐसे क्रिकेट्स होते हैं, कुछ ऐसे झिंगुर होते हैं जो कि जिनके सच में 4 पैर होते हैं और कुछ के 2 पैर होते हैं। क्यों उन्होंने 2 पैर कहा ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ, बट उससे पहले देख लेते हैं कोई चीजें जो कि आपको बताया गया है। इस पूरी पोयम में जो है वो लास्ट लाइन आपकी है, ये लास्ट लाइन देख लीजिए, यहाँ पे आपका मेटाफर होता है। मेटाफर इज अ figure of speech, and in this figure of speech we have found a comparison between two person, two things and to any other things like places। किसी भी चीज में, एनिमल्स में हम कंपैरिजन मिलेगा हमें दो लोगों के बीच में। एंड वी हैव नॉट फाउंड लाइक एज एंड these type of word like
सिमली, हमें सिमली की जैसे वो सारे वर्ड्स यहाँ पर नहीं मिलते हैं, लाइक और एज नहीं लिखाई देगा, बट दो चीजों में कंपैरिजन होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए इस लाइन में क्या कंपैरिजन है, द पोएट कंपेयर्स लेजी एंड केयरलेस पीपल विथ क्रिकेट। इस लाइन में चार पैरों वाले तो झिंगुर हैं, चार पैरों वाले तो आपके क्रिकेट हैं यानी झिंगुर, बट दो लेग्स वाले आपके ह्यूमन बींग्स हैं। इसने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है, कमेंट किया है कि ऐसे लोग जो आलसी होते हैं, जो लोग टाइम पे अपना काम पूरा नहीं करते हैं और एंड में जब सारा समय निकल जाता है, बर्बाद हो जाता है, एंड दे रिग्रेटेड टू देयर वर्क, और वो पछताते हैं अपने काम पे। उसी तरीके से वो झिंगुर चार पैरों वाला था, और कुछ झिंगुर यानी दो पैर वाले ह्यूमन बींग्स होते हैं जो कि लेजी होते हैं और अपने काम को समय पर पूरा नहीं करते हैं। और इस पोयम में हमें एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म यानी लिटरेरी डिवाइस देखने को मिलेगा, वो है आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन व्हेन ह्यूमंस कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन टू एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जब ह्यूमन कैरेक्टर यानी इंसानों के कैरेक्टर, जैसे आपके आंट और क्रिकेट, ये लोग बोलते नहीं हैं और ना ही कुछ एक्ट करते हैं, बट इन दिस पोएम the ant and the cricket also acted just like a human being. So in this poem we found the personification of figure of speech. It is the most important question for this poem. तो ये तो थी आपकी पोएम, और जो मॉरल मिला आपको पोएम से वो भी मैंने आपको बताया। तो इस शॉर्ट मैसेज को कंसीडर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों कि आप लोग भी अपनी लाइफ में हर उस चीज़ को बिल्कुल सीरियसली लीजिए। जो टाइम समय पे जो भी काम नहीं करता है वो बाद में एट लास्ट पछताने के सिवाय उसके पास कुछ नहीं रह जाता है, जैसे कि झिंगुर के पास नहीं रह गया था। तो इसी तरीके से डोंट वेस्ट योर टाइम एंड यूटिलाइज योर टाइम। अपने समय को वेस्ट मत कीजिए, उसे हमेशा हमेशा यूटिलाइज करते रहिए और सेव करते रहिए अपने फ्यूचर के लिए। तो ये तो थी आपकी पोएम। पोएम में अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और चीज़ों को मैं आपको क्लियर करूँगी जहाँ भी कुछ भी डाउट होगा। और पोएम अगर आपको पूरी तरीके से क्लियर है, समझ में आ गई है, तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताइए। अगर आपको पोएम समझ में आई हो तो कमेंट भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आने वाली वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहे टाइम टू टाइम। और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोग नोटिफिकेशन के थ्रू मेरे वीडियोस को पा सकें। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।